Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका निपुण आलम बैन अन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो भी इजराइल और हमास के बीच में जो एक वॉर का माहौल बना है, उसमें भारत की विदेश नीति क्या होने वाली है या भारत की नीति क्या होने वाली है। एक तो ये, और दूसरा दोस्तों बात करेंगे कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि भारत के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, थोड़ा सा इस बात को समझने से पहले हम देखें कि जो भारत की नीति रही हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, वो एक संतुलन वाली नीति रही, यानी कि एक बैलेंसिंग पोस्टर पर रहा। चाहे वो पीएम मोदी की भी बात हम करें, इजराइल विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी बने। लेकिन जब इजराइल विजिट करने के लिए गए तो उसके बाद वो जाते हैं दोबारा फिलिस्तीन विजिट करने भी जाते हैं। तो लगातार देखने को ये मिलेगा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही, वो हमेशा क्या रही दोस्तों, दोनों देशों को ही एक संतुलन वाली नीति रही। यानी कि एक बैलेंसिंग पोस्चर दोनों देशों को दोस्तों रखा गया। यानी कि दोनों देशों को लेकर चलने वाली नीति भारत सरकार की, भारत की रही। अब बात ये उठे कि वर्तमान की जो स्थिति है, इसमें भारत का स्टैंड क्या होगा, और दूसरा क्या है कि आपका भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले थोड़ा समझिए, ये आखिर वॉर हो क्यों रहा है, क्या कारण है। देखिए, इस वॉर के होने के जो मेन रीजन है, अगर हम जियो पॉलिटिकल अगर हम सिनेरियो को देखें, तो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो दोस्तों, जो है मैंने पहले भी बताया था आपको, मैंने एक प्रीवियस वीडियो और देखिएगा, उसमें मैंने इसको बहुत स्पष्ट रूप से बताया था। हम देखें तो दोस्तों, यहाँ पर एक पावर स्ट्रगल, एक पुराना स्ट्रगल है ईरान और आपको किसके बीच में, सऊदी के बीच में। यानी कि जो सऊदी के बीच में ईरान जो है वो सिया मेजोरिटी वाला कंट्री है, और वहीं सऊदी की हम बात करें तो सुन्नी मेजोरिटी वाला कंट्री है। एक पुराना स्ट्रगल है सिया सुन्नी का विवाद, और दोनों में क्या है कि कौन इस्लामिक लीडर बने उसका एक विवाद है। लेकिन यहीं पर एक कंट्री और है जो है आपका इसराइल। इसराइल दोस्तों क्या है कि वो इसमें एक अलग कंट्री पड़ता है, जो एक अलग तरह का सिनेरियो, एक अलग तरह की स्थिति लेकर चलता है। शुरुआत में हम देखें, जब इसराइल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो वो ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, और धर्म के आधार पर क्या है, यानी कि जो यहूदी, जो ज्यूस कम्युनिटी है, उसके बेस पर इसराइल का जो जन्म हुआ। तो सऊदी जैसे देशों ने, सभी अरब वर्ल्ड ने इसराइल के ऊपर हमला भी किया। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो इसराइल का फॉर्मेशन करने में बेस क्या था, यूएसए का और आपका किसका, यूके का, इन दोनों के द्वारा स्टेब्लिशमेंट किया गया। और आप हमेशा देखेंगे कि यूएसए और यूके जो है, उनका हमेशा सपोर्ट रहता है इसराइल को लेकर। इसराइल को लेकर हमेशा एकदम सपोर्टिंग नजरिया, समर्थन वाला नजरिया। इसका एक बड़ा रीजन दोस्तों क्या है कि अगर हम यूएसए को देखें तो यूएसए में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो जियोस कम्युनिटी की है। और जियोस कम्युनिटी दोस्तों वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ की इकोनॉमी को बड़ा इन्फ्लुएंस डालती है, बड़ा प्रभाव डालती है। मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको जानकारी दे दूं, जो जियोस कम्युनिटी है ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी मानी जाती है दोस्तों वर्ल्ड में। हम अगर साइंटिस्ट की बात करते हैं, नोबल्स की बात करते हैं, हम बात करें कि अगर आपका जो, जैसे आपका जो एटॉमिक एनर्जी की हम बात करें, हम व्यापार के अंदर बात करें, तो सभी एरियाज में आप देखिएगा तो नोबल में बहुत अच्छे नंबर आपको इसराइल कम्युनिटी के लोगों के, यानी ज्यूस कम्युनिटी के आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे आप देखें, जो आपका परमाणु एनर्जी की बात हम करते हैं, इसकी बात करते हैं, परमाणु हथियार की बात करते हैं, इसमें आपको दोस्तों क्या, यूएस कम्युनिटी के लोग बहुत आगे दिखाई देंगे। जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ के बिजनेस पर ये बड़ा प्रभाव डालते हैं, बड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। तो काफी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी इसको माना जाता है। तो हर देश में क्या दोस्तों ने अपने अच्छे खासे क्या है, अपना एक पूरा एक अलाई बना लीजिए, या अपना पूरा एक ना, एक ग्रुपिंग ऐसा बना लिया है कि वो देशों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यूएस, ब्रिटेन हमेशा इसराइल के समर्थन में रहते हैं। अब दोस्तों प्रेजेंट में है क्या कि प्रेजेंट में जो यूएसए, यानी कि हम देखें जो आपका रशिया की हम बात करें, रशिया और जो यूक्रेन का वॉर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या था कि रशिया ये चाहता था कि पावर जो है, इनकी जो सेंट्रलाइजेशन है किसका, इनकी जो पूरा फोकस है वो पूरा इस वॉर के ऊपर हो रखा है, किसका, वेस्ट वर्ल्ड का। ऐसे ही दोस्तों हम चाइना की बात करें, तो चाइना का भी हम देखें तो चाइना का पूरा जो ताइवान को लेकर हम बात करें, तो चाइना को भी लगता है कि पूरे वर्ल्ड का फोकस ताइवान को लेकर हो रखा है। तो ये दोनों देश चाहते थे, रशिया और चाइना, की क्या हो, ये पावर क्या हो, शिफ्टिंग हो। यानी कि जो, सॉरी, सेंट्रलाइजेशन जो है, यानी कि जो फोकस है वो क्या हो, ट्रांसफर हो, वो क्या हो, चेंज हो। तो उस चेंज को करने के लिए ये इसराइल के ऊपर हमास के द्वारा, यानी कि जो हमस है, यानी कि हमास जो है,
हमस के द्वारा क्या किया, हमला कराया गया। अब दोस्तों हमस के बैक में कौन है, आपका ईरान, और ईरान के बैक में कौन है, ये कंट्री है। दैट्स क्लियर। अब दोस्तों दोस्तों क्या था कि जिस प्रकार से सऊदी और इजराइल नजदीक आ रहे थे, अब ये नजदीक है, हम लोग को दोस्तों देखें तो पहले मिस्र के साथ में नजदीक है बड़ी, जो आपका कैंप डेविड समझौता बोलते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में हुआ, फिर उसके बाद जॉर्डन के साथ में नजदीकी आई, और फिर हम देखें तो अब्राहम एकॉर्ड के साथ माध्यम से यूएई की हम बात करते हैं यूएई के अलावा आपका बहरीन की बात करते हैं, और लगातार नजदीकियां अब सऊदी के साथ भी दोस्तों के नजदीकियां आ रही थी, नजदीकियां बढ़ रही थी। और साथ ही क्या था कि अभी हम रिसेंटली जो डेवलपमेंट देखें पूरे इस एरिया में, तो आप देखते होंगे एक आई मैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर, इस कॉरिडोर के माध्यम से और भी ज्यादा नजदीकियां सऊदी और इसराइल की बनाई जा रही थी अमेरिका के द्वारा। यानी कि अमेरिका की पूरी कोशिश हमेशा क्या रही कि जो सऊदी वाला जो पूरा ग्रुप है वो इसराइल के अगर नजदीक आ जाए तो मिडिल ईस्ट में क्या होगा, अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो बना रहेगा। तो इस पूरे पावर स्ट्रगल में जैसे आईमैक की घोषणा हुई, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर, तो ये कहीं ना कहीं ईरान को भी और चाइना का जो बीआरआई है उसको भी दोस्तों क्या होता है, एक तरफ से दिक्कत इश्यूज क्रिएट करता है, और दूसरा इसराइल अगर मजबूत होता, और इसराइल दोस्तों कहाँ पर, आपका गाजा स्ट्रिप हम देखें तो जो मटेरियल सी है उसके कॉस्ट पर आपका पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका रशिया के लिए, क्योंकि रशिया के लिए हमेशा एक चुनौती रही है कि वो ओशियन तक क्या करे, अपना ट्रेड करे, ओशियन तक अपने क्या करे, इन्फ्लुएंस को रखे। तो ये दोस्तों पावर स्ट्रगल है। इस पावर स्ट्रगल में रियलिटी में देखा जाए तो जो हमस है वो क्या बना है, एक मोहरा बना है, यानी कि एक तरह से एक मोहरा बना किसका, ईरान का, और ईरान भी दोस्तों एक मोहरा बना है किसका, चाइना का और रशिया का। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट चाइना रशिया के सामने यूएस का है, अमेरिका का है। तो इससे फायदा किसको ज्यादा हो रहा है कि चाइना अगर ये दोस्तों वोट जो है हमस से आगे बढ़कर और पूरा अरब कम्युनिटी के लिए हो जाता है, यानी मिडिल ईस्ट में हम देखें तो पूरा अरब कम्युनिटी के लिए हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, जो चाइना और रशिया की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब होती दिखेगी। तो बात यह है कि अब ऐसे में इसराइल का स्टैंड क्या होना चाहिए, इसराइल के स्टेप क्या होने चाहिए, भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। अब दोस्तों इतना हैवी अटैक है, ये अटैक ऐसा अटैक है जिसको 9/11 के इंसिडेंट के रूप में देखा जा रहा है, 26/11 की घटना के रूप में देखा जा रहा है, तो काफी बड़ा अटैक है, काफी बड़ा। अब ऐसे में इसराइल की अपने ऊपर, क्योंकि इसराइल का जो नेचर रहा है हमेशा एक हार्ड पावर नेचर का, दोस्तों क्या नेचर रहा है, एक हार्ड पावर के रूप में उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया। देखिए दोस्तों दो तीन तरह की पावर होते हैं, तो हार्ड पावर, एक होता है दोस्तों सॉफ्ट पावर, और एक होता है दोस्तों आपका सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट स्टेट। इसके अलावा दोस्तों एक और आपका होता है स्मार्ट पावर, स्मार्ट पावर। इसराइल ने जो अपना स्टैंड लिया स्टार्टिंग से वो हार्ड पावर का लिया, लेकिन स्टार्टिंग से वॉर करते रहना, उनकी जो पॉलिसी बहुत अग्रेसिव पॉलिसी रही, जैसे वेस्ट बैंक में जाके बस्तियां बनाए जाना। ये माना जाता है, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना ये है, जो पॉलिटिकल स्कॉलर है उनका कहना ये है, इंटरनेशनल रिलेशन में जो काफी काम करते हैं, कि अगर इसराइल ने साथ में थोड़ा सा सॉफ्ट पावर को लेके चले होते, कि जब मिस्र के साथ में उन्होंने कैंप डेविड समझौता किया, फिर ओस्लो समझौता, जो यासिर अराफात, मैंने आपको लास्ट एक लेक्चर में देखिएगा, पीएलओ, यानी कि जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि जो उसका यासिर अराफात का जो था, उनके साथ जब समझौते किए ओस्लो समझौते के तहत, तो उस समय कहीं ना कहीं इसराइल को ये करना था कि इन सभी कंट्री के साथ एक सॉफ्ट पावर को धीरे धीरे क्या करना था, डेवलप करना था। लेकिन इसराइल ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक भी जो लैंड उनको मिल चुका था, तो वेस्ट बैंक में जरूरत नहीं थी बस्तियां बनाने की, वहां सेटलमेंट करने की, गाजा स्ट्रिप पर बार बार अटैक करने की जरूरत नहीं थी, एक सॉफ्ट पावर को डेवलप करना था। तो कहीं ना कहीं इसराइल का एक ये भी फेलियर माना जाता है कि इसराइल ने क्या किया कि हमस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने का मौका दिया। अगर पीएलओ जैसे संगठन, यानी कि जो यासिर अराफात जैसे जो संगठन थे, इनको अगर लेके चला होता तो शायद ये इशू, ये दिक्कत ना ही होती। इस तरह का एक सॉफ्ट पावर जरूर लेके इसराइल को चलनी चाहिए थी, हाथों हाथ। स्मार्ट पावर दोस्तों भारत का है, भारत हमेशा स्मार्ट पावर लेके चलता है। स्मार्ट पावर का दोस्तों मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हार्ड पावर भी और सॉफ्ट पावर दोनों को लेके चलता है भारत। तो ये दोस्तों इसराइल का फेल्योर रहा। अब दोस्तों हमें भारत की हम बात करें, देखिए भारत का जो स्टांस रहा है इसराइल को लेकर, भारत ने हमेशा दोस्तों, अब देखेंगे
भारत ने स्टार्टिंग में जब इसराइल बना तो भारत ने इसराइल को दोस्तों मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि विश्व का पहला देश था जो ऑन द बेस ऑफ रिलीजन बना था। दूसरा देश दोस्तों कौन सा बना था? आपका पाकिस्तान बना था। और हम हमेशा कहते रहेंगे धर्म के आधार पर ना तो दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। तो धर्म का दोस्तों क्या होता है? मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि धर्म का राजनीति क्या लेती है? प्रयोग करती है अपने हित के लिए। तो हम उस स्टैंड पर नहीं थे, लेकिन फिर हमारे संबंध बनने शुरू हुए इजराइल से। हम देखें 92 के बाद, यानी कि 90s के बाद हमने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक प्रैग्मेटिव फॉरेन पॉलिसी बनाया, जहां पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी? एक व्यवहारिक ना होकर बल्कि क्या थी, ज्यादा आइडियलिस्टिक अप्रोच की हम बात करते थे। लेकिन 90s के बाद हमने क्या किया? अपने रिलेशंस हमने क्या किया? प्रैग्मेटिव करना शुरू किया। तब हमने इसराइल के साथ रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश किए। इसराइल के अलावा जैसे आपका म्यांमार के साथ बात करें तो कई कंट्री से हमने रिलेशंस को बिल्डअप किया। तो उसी श्रृंखला में इसराइल के साथ भी क्या किया? अपने रिलेशन को दोस्तों बिल्डअप किया। आज हम देखें तो अनेकों सेक्टर में आज हम इसराइल के साथ और अलग अलग पीएम के दौर में हम देखें तो अलग अलग रिलेशन हमारे रहे। सबसे बेहतरीन रिलेशन आप देखेंगे तो मोदी जी के दौर में, कि मोदी जी विजिट करने तक जाते हैं कहाँ पर? आपका इसराइल। हम देखें दोस्तों तो आर्थिक रूप से हम बात करें तो आज दोनों देशों के बीच में एक अच्छा खासा दोस्तों ट्रेड भी है। और हम देखें तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हमारे साथ में है। बहुत सारे एरियाज में एक दूसरे के साथ में दोस्तों हम ट्रेड करते हैं। दोनों के बीच में एफटीए को लेकर भी दोस्तों बात चल रही है कि एफटीए दोनों के बीच में स्टेब्लिश हो। डिफेंस में हम बात करें तो डिफेंस में काफी सारा, जैसे हम लोग बात करें तो काफी बड़ी मात्रा में हम आज क्या करें? करीब अप्रोक्स देखेंगे अब तो 40% के अप्रोक्स हम इसराइल से क्या कर रहे हैं? अपना हथियार आज लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे करीब 40% हम क्या करें? अपना वेपन ले रहे हैं। तो बहुत सारी, हम ड्रोन की बात करते हैं, मिसाइल रोधी रक्षा की बात करते हैं, हम इसके अलावा विमान भेदी मिसाइल्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे, इसके अलावा दोस्तों हम दोनों के बीच में रक्षा सहयोग कैसे बढ़े, उसके लिए दोस्तों हमने क्या किया है? JWG भी स्टैब्लिश किया है। तो बहुत सारे एरियाज में हम मिलकर दोनों देश काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में दोस्तों हम बात करें, एग्रीकल्चर में दोस्तों काम कर रहे हैं। हम विज्ञान प्रौद्योगिकी में बात करें, दोनों मिलकर उसमें दोस्तों काम कर रहे हैं। अनदर सेक्टर जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संबंध की हम बात करें, गठबंधन की बात करें, उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा कैसे बने, उस पर मिलकर दोस्तों हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे बेटा क्या करता है, जैसे यूएवी वगैरह जो भारत को दे रहा है, जो ये इसराइल जो अपने वेपन जो है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ना तो चीन को देता है ना पाकिस्तान को देता है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? कि अगर दूसरे देश को देगा तो बेटा जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है वो टेक्नोलॉजी उनके पास भी होगी, तो इससे एक स्ट्रेटेजिकल जो एडवांटेज मिलता है, जो एज मिलता है इंडिया को, वो नहीं मिलता। तो चीन और पाकिस्तान को ना देना ये कहीं ना कहीं भारत के लिए दोस्तों क्या करता है? बेनिफिशियल, एक मजबूत स्थिति बन जाती है। अब दोस्तों क्रेता विक्रेता के संबंध नहीं है, हम दोनों मिलकर उत्पादन कर रहे हैं। कई एरियाज में हम काम कर रहे हैं। दोनों का जो व्यापार है वो 10 बिलियन का व्यापार हो चुका है। तनाव दोस्तों क्या है कि एक तो यूएई, ईरान, सऊदी को लेकर थोड़ा सा तनाव रहता है। इसराइल के साथ संबंध अच्छे, अब देखें जैसे यूएई और सऊदी के साथ तो संबंध अच्छे हो ही गए हैं, धीरे धीरे बन ही रहे थे। लेकिन ईरान के साथ संबंध अच्छे नहीं, हमारे ईरान के साथ संबंध अच्छे थे। इसराइल ईरान को, यानी कि इसराइल मानता है कि जो ईरान जो है वो आतंकवाद को समर्थन देता है, जैसे हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला आप जानते हो कि जो लिबनान है, लेबनान है, लेबनान से हिजबुल्ला ने दोस्तों क्या अटैक करने शुरू कर दिए हैं। तो ये पूरा आपका समर्थित संगठन है आपका ईरान का। भारत का कहीं ना कहीं फिलिस्तीन से भी दोस्तों क्या नजदीकियां रही है। तो ये दोनों देशों के बीच में कुछ तनाव के, यानी कि टेंशन के रीजन बनते हैं। अब बात है कि भारत पर प्रभाव क्या होगा। एक तो दोस्तों जो भारत की नीति रही है, इसमें भी आपको बता रहा था कि जो भारत की पॉलिसी रही है, भारत की पॉलिसी क्या रही कि दोनों देशों को साथ लेके चलने की, इसराइल को, फिलिस्तीन की। ऐसे में दोस्तों क्या हो सकता है कि दोनों को साथ लेके चलने की जो संतुलन वाली नीति भारत की रही, उस पर क्या हो सकता है दोस्तों? प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? यानी कि भारत की जो संतुलनकारी नीति है उस पर दोस्तों क्या पड़ सकता है? प्रभाव पड़ सकता है, इसको दिक्कत आ सकती है। दूसरा, इसराइल के साथ जो हमारे ट्रेड्स हैं दोस्तों, जो व्यापार है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसराइल की कंपनियों के भारत में बहुत सारे क्या इन्वेस्टमेंट है, उन पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे हम हाइफा की बात करें, सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है और पूरा क्या होता है कि मिडिल ईस्ट में फैल जाता है, तो फिर दोस्तों ऑयल पर भी हमारा प्रभाव पड़ सकता है, जो हमारे एनर्जी सोर्सेज उन पर प्रभाव पड़ सकता है। उस पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, भारत में महंगाई आदि पर भी दोस्तों क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये हम भारत में प्रभाव देख सकते हैं। इससे जो सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया जिससे बहुत उत्साहित था आईमैक को लेकर, जिससे हमने एक तीर से दो निशाने, एक तो हमारा क्या बनता? व्यापार बढ़ता। दूसरा, हमारे संबंध इन देशों से अच्छे बढ़ते।
और जो हमने चाइना को दोस्तों संतुलित कर दिया था BRI को, उस पर कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इंडिया पर एक व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। हालांकि इंडिया ने बोल ही दिया है, क्योंकि हमास जो है एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत ने इसराइल के साथ में खड़े होने की बात भी कर दी। अच्छा, मैं इस बात को ये भी देखता हूँ कि इसराइल पर जो हमास ने अटैक किया, इसको अगर हम देखें तो ये एक साहस था या दुस्साहस था हमास का। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि ये साहस नहीं बल्कि दुस्साहस था, क्योंकि बगैर किसी रीज़न के, यानी कि अगर जो क्रेज़ है वो बगैर किसी रीज़न के हो दोस्तों, तो वो दुस्साहस हो जाता है। और हमास क्या हो गया है, हमास एक तरह से यूज़ हो गया, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों जो होगा, वो फ़िलिस्तीन पीपल को होगा। यानी जो फ़िलिस्तीन जन लोग हैं, जो कॉमन पब्लिक है, आम पब्लिक है, उन पर होगा। अब देखना ये है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जब इस प्रकार की चीज़ें होंगी, तो जो सिविलियंस वहाँ पे मारे जाएँगे, उसके बाद अरब देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी, सब कुछ उस पर दोस्तों क्या होगा, तय होगा कि मिडल ईस्ट का फ्यूचर क्या होगा, और दूसरा भारत पर इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ये इसको देखते हैं। दोस्तों, अभी अनअकैडमी पर हमारी सेल चल रही है, उस पर आप आएँ। 50% तक दोस्तों ऑफ़र चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। आप उसका लाभ ले सकते हैं सभी कोर्सेज़ के ऊपर, और जितने भी आप कोर्सेज़ लें, तो आप ये निपुण 810 कोड को यूज़ करें, तो आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिल जाएँगे, काफ़ी सारे आपको बहुत सारे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएँगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।